Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 6th of June 2023। 6 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी पेजेस की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने ये भी सोचा कि जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स हैं इनके डेली, वो चूँकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐप भी है हमारा, उसमें प्रोवाइड कर दूंगा प्लस वेबसाइट में, ठीक है ना। तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बलाइज्ड बाय द नंदी बुल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ सेंगोल। तो टॉप ऑफ द सेंगोल में जो नंदी बुल है उसको क्या सिम्बलाइज करता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सेकंड है जस्टिस एंड स्ट्रेंथ, थर्ड है लिबर्टी एंड अफेक्शन, एंड फोर्थ इज माइंडफुलनेस। तो सेंगोल के जो टॉप में नंदी बुल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। सेंगोल आप सबको पता है कि चोला टाइम के पीरियड में जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसको रिप्रेजेंट करता था, है ना। तो दैट हैज़ बीन पुट इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, विद रेफरेंस टू चिट्रीडियोमाइकोसिस यानी कि चिट्रिड, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ अ सिंगल सेल्ड फंगस दैट एंटर्स द स्किन सेल, मल्टीप्लाइज एंड देन ब्रेक्स बैक आउट इनटू द सरफेस ऑफ द एनिमल। दूसरा कह रहा है द डिसीज इज किलिंग फ्रॉग्स वर्ल्ड वाइड। थर्ड कह रहा है एशिया लीड्स द वर्ल्ड इन चिट्रिड रिसर्च। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट हैं जो सही हैं। 1 स्टेटमेंट ओनली, 2 स्टेटमेंट ओनली, 3 स्टेटमेंट गया नन ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो फिर से एक बार आप तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपसे कितने बन रहे थे कितने नहीं, है ना। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है 2 स्टेटमेंट्स ओनली। 2 स्टेटमेंट सही है इसमें, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट डेंजरस पैनजूटिक इसको नाम दिया गया था, पैनजूटिक डिसीज, यानी कि जो पैंडेमिक ऑफ द एनिमल्स है, एंड इसने बहुत सारे फ्रॉग्स को वर्ल्ड वाइड किल किया है। एंड पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है कि एशिया लीड करता है वर्ल्ड में चिट्रिड रिसर्च में, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब यहाँ पे ये देखो स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। पहला कह रहा है, इट यूजेस डिसेप्टिव ईमेल मैसेजेस स्पेशली टारगेटिंग हाई लेवल डिसीजन मेकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कह रहा है, इट यूजेस अ फोन कॉल और वॉइस मेल टू प्रॉम्प्ट यूजर्स टू एक्सपोज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तीसरा कह रहा है, इट इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन विच द अटैकर क्रिएट्स अ फेक वेबसाइट। एंड चौथा कह रहा है, इट इज़ एन ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्कैम टारगेटेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ये डी ही है, फोर्थ वाला ही है। ये एक ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का स्कैम है जिसमें एक किसी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को टारगेट किया जाता है। इट इज़ थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये रहे 3 सवाल आज के। अब इसके बाद अब थोड़ा न्यूज़ आइटम्स की तरफ मूव करते हैं। पहली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में एक फेस ऑफ होने वाला है रिगार्डिंग शनन पावर प्रोजेक्ट। तो शनन या शनन जो भी आप पढ़ना चाहें इसको, ये एक पावर प्रोजेक्ट है एंड पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश आर सेट फॉर अ फेस ऑफ। क्योंकि पहले क्या था, ये 99 ईयर लीज पे स्टार्ट हुआ था। मतलब ब्रिटिश एरा के टाइम पे 110 मेगावाट शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये सिचुएटेड कहाँ पर है? इट इज़ सिचुएटेड एट जोगिंदर नगर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट प्रेजेंटली इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। लोकेटेड है लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है और ये लीज़ पे दिया गया था उनको यूज़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश को। और कब तक के लिए ये लीज़ थी? ये लीज़ अभी मार्च 2024 में एक्सपायर कर जाएगी, ठीक है ना। तो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो लीज़ है वो मार्च 2024 में एक्सपायर कर जाएगी। अब ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रिलीज को रिन्यू नहीं करेंगे। एंड अब पंजाब को ये जो मतलब प्रोजेक्ट है शनन, उसका जो वर्किंग है वो हैंड ओवर कर देना चाहिए, है ना। तो हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि आप हैंड ओवर कर दो। वहीं पंजाब, मुश्किल लग रहा है कि पंजाब उसको हैंड ओवर करेगा क्योंकि उसको ऑब्वियस बात है पैसा भी मिलेगा हिमाचल प्रदेश से, और क्यों अपनी कोई चीज़ वो हैंड ओवर करेगा। तो therefore it can be a dispute एंड पंजाब ने ये भी कहा है कि वो लीगल रिकोर्स भी लेंगे अगर उनको लेना पड़ता है तो, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। शनन प्रोजेक्ट याद रखेगा।
दूसरी जो न्यूज़ है वह है न्याय विकास पोर्टल। तो एक्चुअली एक न्याय विकास नाम की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पता होता है आपको कि 60-40 का, 90-10 का इस तरीके का डिवीज़न होता है, मतलब 60 सेंटर देता है, 40 स्टेट देता है, और अगर हिल स्टेट है और इस तरीके का स्टेट है तो 90 और 10 का वो होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज़ देयर। अब यहाँ पे न्याय विकास स्कीम के अंदर क्या किया जाता है कि जो जस्टिस रिलेटेड मैटर्स, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसमें डेवलपमेंट करना, ये सब इसके एम है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रन किए जाते हैं इनके लिए। अब न्याय विकास पोर्टल बनाया गया है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, और फंडिंग के रिलेटेड चाहिए जो जानकारी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग चाहिए, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है या अप्रूवल के रिगार्डिंग चाहिए, तो सारी चीज़ें उनको यहाँ मिल जाती है। तो न्याय विकास पोर्टल और न्याय विकास स्कीम दोनों ही बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कल 5 जून था, आप सबको पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, ठीक है ना। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। अब यहाँ पे मिशन लाइफ के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार। इनफैक्ट अगर आपने गवर्नमेंट के लेटर या सर्कुलर पढ़े हों तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आया था कि मिशन लाइफ को किस तरीके से प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर लाइफ आप सबको पता होना चाहिए कि लाइफ स्टाइल का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो COP26 में। याद रखिएगा COP26 ग्लासगो में इसको स्टार्ट किया था। एंड ही मेड अ कॉल टू रिकिंडल अ ग्लोबल परस्यूट टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। उनका ये कहना था कि लाइफस्टाइल को इन्वायरमेंट फ्रेंडली करो, जहाँ पर भी आपको वेस्टेज रोक सकते हो वहाँ पे वेस्टेज को रोको, तो एमिशन भी रुकेगा और वेस्टेज भी नहीं होगा एनर्जी का, ठीक है ना। अब इस साल की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसकी थीम क्या थी? उसका थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। याद रखिएगा, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन वाज द थीम फॉर दिस ईयर्स इन्वायरमेंट डे। ये आप याद रखिएगा। अगली जो फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं, रेलवेज ने कहा है कि वो सिग्नलिंग जो इक्विपमेंट्स हैं इनको सिक्योर करने के लिए डबल लॉक्स का इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो अब चीज़ें तो करेंगे ही, लेकिन दैट इज़ अ थिंग विच इज़ हैपनिंग। अब एक और न्यूज़ है फ्रंट पेज की, NIRF रैंकिंग्स, IIT मद्रास रिटेन्स द टॉप स्पॉट। तो NIRF रैंकिंग्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, देखो रैंकिंग्स UPSC आपसे नहीं पूछेगा, इतना तो आप सबको भी समझ में आ गया होगा UPSC का पेपर देखे कि रैंकिंग वो आपसे नहीं पूछने वाला है। NIRF के बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि NIRF क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था 2015 सितंबर में, तब इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में HRD मिनिस्ट्री बोलते थे। तो इसने 2015 से स्टार्ट किया था एंड आई थिंक ये 8th एडिशन है इस बार का, जो दिस इज़ द 8th एडिशन, 2023 का जो एडिशन है तो 8th एडिशन है। एंड इट वाज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने का पहला अटेम्प्ट है ये। 5 पैरामीटर्स हैं जिन पे ये रैंकिंग होती है बेस्ड। तो फर्स्ट इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR, सेकेंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम्स, फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड फिफ्थ है पीयर परसेप्शन। तो दीज आर द 5 बेसिक पैरामीटर्स, TLR टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पीयर परसेप्शन। तो दीज आर द 5 पैरामीटर्स। तो बाकी IIT मद्रास टॉप था, ISC बैंगलोर यूनिवर्सिटी में टॉप था, मिरांडा हाउस कॉलेजेस में फर्स्ट था। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। एम्स वैसे देखोगे तो उसमें फर्स्ट था, ठीक है। सर्विसेज PMI सिग्नल सस्टेन्ड ग्रोथ पेस। तो जिसको PMI के बारे में नहीं पता, परचेजिंग मैनेजर सिंटेक्स, या तो इसमें याद रखिएगा कि ये हर महीने कैलकुलेट किया जाता है और इसमें बेसिकली दोनों के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों के लिए, मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग आपका गुड्स रिप्रेजेंट करता है और सर्विसेज आपका सर्विसेज है। तो गुड्स के लिए भी है एंड सर्विसेज के लिए भी है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें 50 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 अगर वैल्यू आ रही तो उसका मतलब है न्यूट्रल है, ना ग्रोथ हुई ना कॉन्ट्रैक्शन। 50 से प्लस अगर आपकी वैल्यू आ रही तो ग्रोथ हो रही है ज़्यादा, और अगर 50 से कम की वैल्यू आ रही तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सेक्टर में। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक तो लोकेशन आएगी कलक्कड़ टाइगर रिजर्व। देखो कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है।
इसको याद रखिएगा, दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, है ना, तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है इन द शॉर्ट टर्म स्टेबलाइज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये आर्टिकल लिखा गया है गजेंद्र सिंह के द्वारा। ही इज एन इन्फेंट्री जनरल विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ द एंड द नॉर्थ ईस्ट। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है बेसिकली कि किस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहले हमको शॉर्ट टर्म में पीस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप आर्टिकल देखें यहाँ पे, तो ऑथर ने सबसे पहले क्या क्या मैकेनिज्म है इंडिया और चाइना के बीच में पीस इंगेज करने के लिए वो बताया। तो 1988 में जब प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद, मतलब उस समय आई थिंक राजीव गांधी रहे हैं ना, तो उसके बाद जो थे 4 एग्रीमेंट आए हैं जो कि साइन किए गए हैं। पहला तो 1993 में, दूसरा 1996 में, तीसरा 2005 में और चौथा 2013 में। तो ये चारों तो अब दिमाग में बैठा के रखिए कि 93 में पहला, 96 में दूसरा, 2005 में तीसरा और 2013 में चौथा। ये मेंटेन करने के लिए, पीस LAC मेंटेन करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क हैं जो कि इंडिया और चाइना ने अडॉप्ट किए, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो LAC में जो टेंशन्स हुई हैं इन सारे मैकेनिज्म्स के रहने के बावजूद हुई है, ऑब्वियस सी बात है। तो 1993 का अगर आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 कहता है कि स्टिपुलेट्स द क्रिएशन ऑफ जॉइंट मैकेनिज्म्स टू वेरीफाई एंड सेटल द LAC रिलेटेड डिस्प्यूट्स, बट आफ्टर 19 ईयर्स द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स वॉज क्रिएटेड इन 2012। तो 1993 में ही बोला था कि भैया एक मैकेनिज्म ला लो ताकि सेटल कर सको डिस्प्यूट को, लेकिन वो जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स है वो 2012 में क्रिएट किया गया, ठीक है ना। एक साल में 2 बार मिलते हैं लोग, बट इट हैज़ लिटिल टू शो इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट ऑन ग्राउंड। बट ऑन ग्राउंड जो रिजल्ट है वो बिल्कुल नहीं शो किया है। इस कितनी बार भी मिले हो ये लोग, है ना। अगर आप देखें तो जो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है LAC का, उसमें केवल 4 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स हैं। ओनली 4 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स आर देयर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि जब इतने कम मीटिंग पॉइंट्स है तो मीटिंग होगी कहाँ पे। अगर आप देखा और इतनी दूरी पे है, अगर 3488 किलोमीटर टोटल है, उसमें केवल चार ही आपके मतलब मीटिंग पॉइंट्स है, तो इसमें लगभग 800 कुछ किलोमीटर पे एक मीटिंग पॉइंट होगा, है ना। इनफैक्ट 860 870 के 860 से 870 के बीच किलोमीटर में एक मीटिंग पॉइंट रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंसिंग है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट सजेशन विच द ऑथर इज गिविंग, ठीक है ना। उसके बाद ऑथर ने कहा है कि जो अगर आप देखें 1993 के बाद, 1996 के बाद, इन सब में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है हमारे बॉर्डर वाले इश्यूज़ में, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि जो करंट माइंडसेट है इंडियन फोर्सेस का वो अनयील्डिंग, मतलब बिल्कुल भी नहीं झुकना है। तो बिल्कुल सही बात है, झुकना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑथर ने कहा है कि नहीं झुकने का मतलब ये नहीं कि हम अगर कोई पीस अटेम्प्ट है तो उसको भी मतलब उसको भी रोक दें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं झुकने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनसे लड़ाई करते रहें। नहीं झुकने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपने ग्राउंड में स्टेबल रहें, लेकिन उनसे पीस को प्रमोट करने का जो भी तरीका हो सकता है, सोल्यूशन निकालने का जो भी तरीका हो सकता है, उसमें हम ज़रूर आगे बढ़ें, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे किया है एंड ऑथर ने यही कहा है कि वॉट एवर मे बी द रीजन, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन द सिचुएशन नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड चांसेस ऑफ अ फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। हमको अभी यही कोशिश करनी कि जो हमारे हाथ से सिचुएशन जा रही है उसको हम अपने हाथ में रखें एंड एक फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश करें। दूसरा जो आर्टिकल है वो है डीलिंग विद द डी फेक्स। ऑथर ने कहा है कि डी फेक के बारे में, डी फेक इज समथिंग दैट अ मशीन हैज़ प्रोड्यूस्ड। डी फेक एक ऐसी चीज़ जो मशीन प्रोड्यूस रहती है एंड इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन ये इतने तरीके से बनाई जाती है, इसको इतने तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है कि वो ट्रू दिखती है, रियल दिखती है। जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अभी जो फोगाट सिस्टर्स और इन सब की एक फ़ोटो वायरल हो रही थी कि बस में बैठे थे गाड़ी में और ये लोग हंस रहे थे आफ्टर द
इवेंट तो ऑथर ने कहा कि एक तरीके से ये मतलब मॉर्फ्ड इमेज है, इसी तरीके से डीप फेक्स भी होते हैं जो काम करते हैं, तो ऑथर ने ये चीज़ यहाँ पे बोली है। अब ऑथर ने ये कहा है कि नाउ दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो रही हैं सोशल मीडिया के कारण, और ये ऑब्वियस सी बात है डीप फेक्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे डीप फेक्स का बहुत पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डीप लर्निंग इसी डीप लर्निंग डीप फेक मैकेनिज्म का यूज़ करके, क्योंकि डीप फेक में भी डीप लर्निंग का यूज़ होता है, तो डीप लर्निंग का ही यूज़ करके ALS एसोसिएशन जो US में है उसने वॉइस क्लोनिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। वॉइस क्लोनिंग इनिशिएटिव जो कि क्या करेगा, इट विल रिस्टोर द वॉइसेस ऑफ दोज हु हैड लॉस्ट इट, है ना, जिनकी आवाज़ जा चुकी उनकी आवाज़ वापस करने के लिए वॉइस क्लोनिंग इनिशिएटिव लाया गया डीप लर्निंग की मदद से। इसके अलावा डीप लर्निंग का इस्तेमाल कॉमेडी, सिनेमा, म्यूजिक, गेमिंग में भी किया गया है। Experts have also recreated the voices and visuals of विजुअल आर्टिस्ट, है ना, तो ये सब भी किया गया है। एंड काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड एंड री इंटरप्रेट द हिस्ट्री ऑल्सो। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जिसमें इसका पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। तो ऑथर ने वही दोनों पॉइंट्स बोले हैं कि एक तरफ से आप उसके मिसयूज़ को रोकना है और दूसरा इसके पॉजिटिव यूज़ को जो है वो आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन देखो कितना प्यारा किया ऑथर ने। ऑथर हैज़ कंपेयर्ड दिस डीप लर्निंग या डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, एक्चुअली डीप फेक जो है बेस्ड है डीप लर्निंग पे, तो इसलिए डीप लर्निंग का बोल रहा होता है कि ये जो डीप लर्निंग है इट इज़ जस्ट लाइक योर किचन नाइफ एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कर सकते हो और अनफेयर उसके लिए भी कर सकते हो, वेपनरी के लिए भी कर सकते हो। वहीं किचन नाइफ का यूज़ आप सब्जी काटने, फल काटने में भी कर सकते हो और किसी का हाथ काटने में भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से होता है। सेम गोज़ विद द डीप लर्निंग एज वेल। इसको किसी चीज़ को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते आउटराइटली जस्ट बिकॉज इट हैज़ बीन मिसयूज्ड वंस एंड ट्वाइस, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है व्हाट इज अफेक्टिंग द ट्रेड मोमेंटम। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की कि क्या चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड को घटा रही है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेड देखेंगे तो इंडिया, पहले हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कितने क्लियर शब्दों में लिखा है कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया है श्रंक यानी कम हो गया है, घट गया है 12.7% ऑन ईयर बेसिस। और दूसरी चीज़ हमारा जो इंपोर्ट है वो भी फेल हुआ है। तो इंपोर्ट ज़्यादा शार्पली फेल हुआ है, एक्सपोर्ट थोड़ा कम शार्पली फेल हुआ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोनों में ही डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। अब ये कंडीशन केवल इंडिया में लिमिटेड नहीं है, ये कंडीशन वर्ल्ड में लगभग सारी कंट्रीज़ के साथ हो रही है। उसके रीजंस हैं। क्या रीजंस है आप सबको पता है कि यहाँ पे जो ग्लोबल डिमांड है दैट हैज़ डिक्रीज। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ग्लोबल डिमांड हैज़ डिक्रीज। ग्लोबल डिमांड अगर घट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ना एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस है जो दूसरी कंट्रीज हैं वो एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं। ऑल द कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। ये शब्द लिख लिया करिए आप लोग, कुछ ऐसी चीजें नोट करके रखा करिए। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि वो अपनी कंट्रीज को क्लोज करती जा रही हैं। अब क्लोज करेंगी तो ऑब्वियसली बात है ना ट्रेड करेंगी ज्यादा ना कुछ करेंगी। देन मैंने आपको बताया तीसरा रीजन है सप्लाई चेन का डिसरप्ट हो जाना। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई चेन विल गेट डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। फोर्थ रीजन मैं आपको बता रहा हूं, इसका रीजन है मॉनेटरी पॉलिसी, द टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। जो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज अगेन अ रीजन कि क्यों इस तरीके से कंट्रीज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है घट रहा है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच आर रीजंस फॉर दैट। ये ट्रेड में क्यों मोमेंटम नहीं आ रहा है यही इसके प्रॉपर रीजंस हैं। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये चारों ही याद रही। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और रीजन बोले जैसे कि बहुत सारे फेलियर्स भी हुए जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का कोलैप्स हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा 3 बैंक्स जो थे यूएस में, सिग्नेचर बैंक हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो गया, इनका जो पूरा एक तरीके से ब्रेकआउट हुआ। देन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन क्रेडिट स्विस एडेड टू द ट्रबल्ड सिनेरियो। तो क्रेडिट स्विस में जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। देन इन्वेस्टमेंट का भी जो अंकटाड की अगर आप रेटिंग देखेंगे तो उसने भी कहा है कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फेलियर्स एंड ऑल। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों ग्लोबली आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, डिमांड में कमी देखने को मिलेगी। ऑल दीज थिंग्स आर द रीजंस, है ना। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए ही आपको डिमांड इन ग्रोथ एंड सर्विसेज दोनों आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगी।
आगे देखते हैं, द डिकेड लॉन्ग सर्च फॉर अ रेयर हिग्स बोसॉन डीके कंटिन्यूज। अब आपको पहले मैं बता दूं कि लास्ट वीक अभी फिजिसिस्ट जो वर्क कर रहे हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, जो कि सर्न में लोकेटेड है यूरोप में, तो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि दे हैव डिटेक्टेड अ हिग्स बोसॉन डिकेइंग इनटू अ जेड बोसॉन पार्टिकल एंड अ फोटोन। तो हिग्स बोसॉन जो है वो डिके हो जाता है किसमें, जेड बोसॉन और फोटोन में। लेकिन आप इसको याद मत करिएगा कि इसमें होता है, ये किसी भी फॉर्म में डिके हो सकता है, इट कैन डिके इन एनी फॉर्म, आगे हम देखेंगे, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वन ऑफ द डिकेइंग मैकेनिज्म है जिसमें वो जेड बोसोन में और फोटोन में डिके हो रहा है। हिग्स बोसॉन आप सबको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें मास होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन में भी कुछ मास होता है, फोटोन में भी कुछ, न्यूट्रॉन में भी कुछ मास होता है। अब हम देखो क्या कैसे जानते हैं कि कुछ इसमें मास है, तो एक याद रखिएगा, द आंसर लाइज विद द हिग्स बोसॉन। द स्ट्रॉन्गर अ पार्टिकल्स इंटरेक्शन इज विद द हिग्स बोसॉन द मोर मास इट हैज़। ये लाइन याद रख लीजिए, जितना ज़्यादा किसी पार्टिकल का इंटरेक्शन हिग्स बोसॉन से होगा उतना ज़्यादा मास उसमें होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स में एक सर्टेन मास होता है, प्रोटॉन्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन्स में थोड़ा और ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब हिग्स बोसॉन कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद अनदर हिग्स बोसॉन। एक हिग्स बोसॉन अभी जैसे इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वैसे हिग्स बोसॉन खुद एक हिग्स बोसॉन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमको पता चलता है कि मास जो है हिग्स बोसॉन का जो है वो इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये आपको चीज़ मैंने बता दी। अब एक और चीज़ यहाँ पे रखिएगा कि जो LHC है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, वो हिग्स बोसॉन को क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, बाय एक्सेलरेटिंग बिलियंस ऑफ हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन्स इनटू अ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना। तो ऐसे फिर हिग्स बोसॉन उसमें क्रिएट होता है, ठीक है ना। हिग्स बोसॉन क्या है, एक हैवी पार्टिकल है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए फिर वो डिके करता है इनटू द लाइटर पार्टिकल्स। ऑब्वियस सी बात है, डिके इसीलिए हो रहा है ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हिग्स बोसॉन अभी जैसे हमने देखा स्टडी में कि जेड बोसॉन और फोटोन में डिके हो रहा है, ये केवल 0.1% ऑफ द टाइम्स होगा। मतलब टोटल जो उसके जितने डिकेज हैं उसमें केवल 0.1% ऑफ द टाइम्स वो जेड बोसॉन और फोटोन में डिके होगा। मतलब काफ़ी रेयर फिनोमिना है जिसको ये डिके, है ना। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट डिकेज दैट इज देयर, है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा। एंड जेड बोसॉन इज ऑल्सो अनस्टेबल। याद रखिएगा, जेड बोसॉन भी कोई स्टेबल पार्टिकल नहीं है, ये भी अनस्टेबल पार्टिकल ही है। और इसको डिस्कवर कौन से उन्होंने अनाउंस किया डिटेक्टर्स ने, तो एक एटलस डिटेक्टर है और दूसरा CMS डिटेक्टर है जिसने किया अनाउंस किया है। तो ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है रैंकिंग्स के बारे में। रैंकिंग रटने के चक्कर में मत रहना, दूसरे कुछ चैनल्स हैं जो आपको सिर्फ यही बता रहे होंगे रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग, बट रैंकिंग याद नहीं करना है आपको। जितना कंटेंट आपको पता होना चाहिए आगे पीछे का, वो इंपॉर्टेंट है। 7 साल के गैप के बाद ईरान जो है इट इज़ सेट टू रीओपन द एम्बेसी इन रियाद। एंड अब रियाद में एम्बेसी रीओपन करेगा ईरान, तो दैट इज़ अ थिंग कमिंग ऑन। आप सबको पता होगा कि चाइना ने ब्रोकर किया था जो सऊदी और ईरान की पीस डील है उसको, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ दिख नहीं रही है ना, तो ये मत नहीं देखते हैं। आगे देख लेते हैं, एक और शायद न्यूज़ है। दिस इज़ योर यस पैलियो डाइट। अब पैलियो डाइट क्या होती है? पैलियो डाइट बेसिकली ऐसी डाइट है जो उस समय के लोग यूज़ करते थे, जो एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के पहले, ठीक है ना। मतलब जो ये इस तरीके के डाइट यूज़ करते हैं ना, जो एंसेस्टर्स वाली डाइट है ना, तो उसको पैलियो डाइट बोलते हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को हटाया जाता है, सीरियल्स को हटाया जाएगा, पल्सेस को हटाया जाएगा, प्रोसेस्ड शुगर को हटाया जाएगा, है ना। इसकी जगह हम कंज्यूम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करेंगे जो आपको दिख रही है ना। तो ये पैलियो डाइट है जिसको हमारे प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स की फूड चॉइस कहा जाता है, तो उसको पैलियो डाइट बोलते हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ये बहुत सारा डिसीज़ से बचाएगी, ऐसा क्लेम है। तो पैलियो डाइट क्या होता है, बस इतना आप जान लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, है ना। तो आई होप you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.